फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बहुत बड़ा एक विषय लेकर के आए हैं और ये विषय है, आपने एक टर्म सुना होगा, हिंदू ग्रोथ रेट। अब देखिए, ये जो टर्म है अपने आप में हिंदू धर्म को लेकर के डेरोगेटरी शब्द है। ये क्या है? एक अपमानजनक शब्द है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जब हम बात कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस की जो जड़ है उसके अंदर ही हिंदू हेट्रेड घुसा हुआ है। उसकी जो बुनियाद है वो हिंदू हेट्रेड पर आधारित है। आज मैं आपके लिए पर्याप्त सबूत देकर के आया हूं और मैं आपको बताऊंगा हिंदू ग्रोथ रेट जो है ये अपने आप में हिंदू धर्म और हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा एक नैरेटिव गढ़ा गया। और ये वो नैरेटिव था जिसमें ये दर्शाया गया कि हिंदू जो है अपने विचारों से ही इतना कुंद है कि उसकी जो रेट है वो दुनिया में, यानी कि वो एक कंटेनमेंट में रहने वाला है, यानी कि वो भाग्यवादी है और वो जो है उन्नति नहीं कर सकता, वो गरीबी में जीने के लिए अभिशप्त है। इसको लेकर के और इसको दर्शाने के लिए ये जो शब्द है ना हिंदू ग्रोथ रेट, ये गढ़ा गया। अब देखिए, आप जानते हैं और आप अगर जानते भी नहीं है तो अपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा कि भारत, आप जानते हैं कि भारत अंग्रेजों के आने से पहले, इनकी 16वीं शताब्दी में आने से पहले भारत का जो अपना पूरी दुनिया के अंदर जो परसेंटेज था कंट्रीब्यूशन, वो 24.2% था। वर्ल्ड ट्रेड के अंदर कितना? वर्ल्ड ट्रेड के अंदर 24.2% हमारा कंट्रीब्यूशन था। और उसी समय पर अगर आप दुनिया को देखोगे तो हमारा 1/4 तो हम ही उसे देते थे। भारत का कपड़ा हो, भारत के मसाले हो, इनके लिए भारत की जो पत्थर है वो हो, तो भारत इसके एक्सपोर्ट्स के लिए जाना जाता था। लेकिन आप देखिए 1950 के बाद में आते आते, अब देखिए उसी भी समय में अगर आप देखोगे तो उसी भी समय पर जब अंग्रेज यहां पर जाते हैं तो इनके समय में कितना 0.5% की ग्रोथ रेट भारत की छोड़ करके जाते हैं। और साथ ही साथ भारत का जो एक्सपोर्ट में हिस्सा है वो भी लगभग वही 1 से 2% रह जाता है। तो आप मुझे बताइए कि ये तो हिंदू ही थे ना, जब अंग्रेज आए थे उससे पहले हमारा इतना कंट्रीब्यूशन था। तो ये जो डेरोगेटरी टर्म है, इसे देने के पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे एक ही लॉजिक है, क्योंकि कांग्रेस की जो जड़ है, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, उसके मूल में ही क्या है? हिंदू हेट्रेड है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टर्म है इसीलिए दिए जाते हैं ताकि हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जा सके। और इसी से नीचा दिखाने से क्या है कि जो दूसरे अपने आप को जो मजहब है वो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनकी खुशी यही है कि भाई हिंदू धर्म अगर नीचे है तो हम ऊपर है, या हमारे लिए खुशी की बात है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 1600 और 1700 में अगर आप देखोगे, 16वीं या 17वीं शताब्दी में देखोगे तो 24.2% हमारा पूरी वर्ल्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन था। देखिए, ये जो है जब हम 1947 की बात करेंगे तो ये मात्र रह जाता है 4.2%। और जो 4.2% है ये हिस्सेदारी और मात्र हमारा जो ट्रेड है वो 4% के आसपास रह जाता है। अब देखिए, 1850 से लेकर के 1947 में ये जो 100 साल का जो टाइम पीरियड है, अगर आप इसमें जीडीपी की विकास दर देखोगे तो मात्र कितनी है? 0.55%। कितना? 0.55%। ये वो हिस्सेदारी है जो भारत कंट्रीब्यूट कर रहा था। कहां पर वो 24 और कहां पर ये 0.5% का ये है। जबकि आप पश्चिम का देखोगे उस समय पे तो 4% का ग्रोथ रेट था पश्चिम का, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका कितना ग्रोथ था? 4% का ग्रोथ रेट था। उस समय पर भारत का कितना चल रहा था? 0.55%। और ये किसकी देन है? ये तो इन्हीं की देन है ना, इन्हीं अंग्रेजों की देन है। अगर आप देखोगे तो भारत का 1950, 2000 और 2025, अगर हम एक पूरा का पूरा चार्ट बना करके देखें तो यहां पर हमें तुलना करनी पड़ेगी, अपनी चाइना से भी तुलना करनी पड़ेगी, हमें इसकी तुलना करनी पड़ेगी, वेस्ट से भी तुलना करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम ही निकाल सकते हैं। देखिए 1950 के आसपास अगर आप देखोगे तो भारत की जो टोटल जीडीपी थी वो 1 लाख करोड़ के आसपास थी। कितना? 1 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है। वहीं अगर आप चीन का देखोगे, चीन का अगर इंडिया का इतना, तो चीन का था 23 लाख करोड़ का। कितना? 23 लाख करोड़ का जीडीपी है। सोचिए, 23 लाख, हमसे 23 गुना ज्यादा था। आप ये 1950 की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप इसको बढ़ते हुए देखेंगे तो जो ग्रोथ रेट है उस समय पर भी, अगर चाइना का भी देखोगे तो वो 4-5% है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद में चाइना ग्रोथ करता है 7.4% की ग्रोथ रेट से। वहीं भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 3 से 4% था और चाइना का था 7.4 से आसपास है। देखिए 30 साल का जो गैप निकल करके आता है, वहां चाइना आगे बढ़ता रहा और हम जो है, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो लिमिटेड होकर के रह जाती है। देखिए, अगर आप 2000 के आसपास देखोगे, सन 2000 के आसपास अगर आप देखोगे तो चाइना का और भारत का जीडीपी में अगर आप देखोगे तो चाइना का था 394 लाख करोड़। कितना? चाइना का था 394 लाख करोड़।
ठीक है। और वहीं अगर आप भारत का अगर आप उस समय पर देखोगे तो कितना था, मात्र 211 लाख करोड़। कितना? 211 लाख करोड़। देखना यहां पे अब यहां पर आप 2000 के आसपास देख रहे हैं तो ज्यादा गैप नहीं है, यानी कि भारत का 211 लाख करोड़ और चाइना का है 394 लाख करोड़। अब आप देखिए 2025, तीसरा हम 2025 में अगर आप भारत का देखोगे तो कितना है, 384 लाख करोड़। कितना? 384 लाख करोड़। और अब आप सुनकर थोड़ा आश्चर्य में हो जाओगे, चाइना का कितना है, 1872 लाख करोड़। कितना? 1872 लाख करोड़। अब सोचिए ये लगभग 5, 5.5, 6 गुना है, 5 से 6 गुना है ये। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? इसकी जड़ में आखिर कौन था? देखिए समाजवाद की और ये जो साम्यवाद है इसकी भेंट चढ़ गया ये हमारा आर्थिक विकास। हमारा जो आर्थिक विकास है इस जो नेहरूवियन जो समाजवाद है इसकी भेंट चढ़ गया और अपनी इस निकम्मेपन को छुपाने के लिए इसको ढक दिया जाता है। किससे? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से। यानी कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए टर्म दिया जाता है हिंदू ग्रोथ रेट, जबकि इनकी क्या है, ये समाजवाद की देन थी। और समाजवाद ने, क्योंकि ये चाइना तो पहले जग गया, 1979 में आप देखोगे चाइना जग जाता है। अगर नहीं जागता तो अब सोचिए 2025 में हमारी ज्यादा इनमें अंतर नहीं होता, 2000 के आसपास अंतर ज्यादा नहीं बचा था, 211 और 384 तो हम जल्दी पकड़ लेते। लेकिन उन्होंने अपनी नीति बदली और हमारे यहां पर आपने देखा होगा कि यही समाजवाद का जो चूरन है वो 2014 तक कांग्रेस इन हिंदुओं को, इस भारत को, लोगों को जो चटाती रही और गरीबी मिटाओ के नाम पर इस तरीका का जो खेल है वो खेलते रहे। और समाजवाद इस दुनिया के लिए जहर है। मैं पहले भी कितनी बार बता चुका हूं, इस देश के अंदर जब तक किसान गरीब रहेगा, जब तक इस देश के अंदर समाजवाद रहेगा, अगर आप इस देश के अंदर गरीबी खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले इस समाजवाद को खत्म करो। समाजवाद जिस दिन खत्म हो जाएगा उस समय से आप समझ लेना इस देश के अंदर लोगों के पास से गरीबी भी खत्म हो जाएगी। अब देखिए 1950 हो 1980 हो, इसके बीच में जो दुनिया है वो लगातार उसी तरीका से बढ़ती है। 1970 में मैंने जैसा कि बताया कि चाइना ने अपना जो इकोनॉमिक जो बदलाव है वो करे और उसको पूरी दुनिया से जोड़ दिया। वही हमारे जो नेता हैं वो हिंदू धर्म को डिग्रेड करते रहे, कहते रहे कि देखिए ये तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, ये तो भाग्यवादी होते हैं, संतोषी होते हैं, ये ज्यादा दिलचस्पी लेते नहीं है ग्रोथ के अंदर, विकास के अंदर। इस तरीका की जो बातें हैं वो चलती रही और हिंदू अपनी कमियों को, हिंदू धर्म को विलेन बना करके डाल दिया गया। और मुझे लगता है कि अब जब 2014 में मोदी सरकार आती है, उनके द्वारा उन्हें पता था कि हमें कार्य क्या करना है। उनके द्वारा इसी तरीका से आप देखा होगा किसान बिल लेकर के आए थे, वो किसान बिल भी यही समाजवाद को अंत करने के लिए थे, लेकिन उनको इन्हीं समाजवादियों के द्वारा कामयाब नहीं होने दिया गया, नहीं तो किसान की गरीबी खत्म हो जाती। लेकिन ये नहीं चाहते थे कि क्योंकि इनकी दुकान बंद हो जाती। अब देखिए 2014 के बाद में फिर दोबारा से हमारी जो सरकार, हमारी जो इकोनॉमी है वो तेजी से आगे बढ़ने लगी और आज हम कह रहे हैं कि भाई हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं। और वहीं अगर आप देखोगे हम 2049 तक, अगर आप देखोगे 2049 तक लगभग 35 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी हम बन जाएंगे, 35 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी हम बन जाएंगे। और वहीं चाइना जो आज 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, क्योंकि कहता है वो 20 ट्रिलियन, लेकिन वो 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अब उनका जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है, तो वो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीका का इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसी तरीका से जो है वो समाज को देखता है। और जो कांग्रेसी जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये देश के लिए ना कभी सही रहा है। और इन्होंने ये जो टर्म दिए हैं अपने आप देखिए, ये क्या आपको नहीं लगता कितना ज्यादा ये डेरोगेटरी एक समाज के लिए, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। आप बताइए, एक समाज को पूरी तरीका से आप दोषी ठहरा देते हैं और अपनी जो खामी है उनको बिल्कुल भी नजरअंदाज कर देते हैं। यहां पर अगर जो मैंने आपको बताया 1950 में 1 लाख करोड़, फिर 2000 के आसपास 211 करोड़ और 2025 में जैसे देखिए चाइना कहां पहुंच गया। अगर ये अपने निकम्मेपन से बाज आते और इसी तरीका के जो सोशलिज्म का जहर ना बोते समाज में, तो आज हम भी कहीं ना कहीं चाइना के आसपास खड़े होते, क्योंकि 2000 तक हम इनके ही आसपास चल रहे थे। 3 दशक का जो विकास दर है वो धीमी रही और इसी वजह से देखिए चाइना 7.7 से बढ़ता रहा और हम 4 के आसपास रहे। तो ये ग्रोथ रेट भी मायने रखता है उस समय पर। धीमी प्रगति और असली कारण है लाइसेंस राज। यही वो लाइसेंस राज है जिसे मैं कहता हूं समाजवाद का जहर। यानी कि समाजवाद क्या कहता है कि सब कुछ स्टेट ऑन
डाउन होने वाला है, स्टेट सबको कंट्रोल करेगा और स्टेट बताएगा किसको क्या बनाना है और किसको क्या नहीं बनाना। और इन्होंने यही कहा जिसे कहते हैं लाइसेंस राज। इससे क्या हुआ, करप्शन हुआ और जो प्रोडक्शन के जो स्वतंत्र यूनिट्स थी वो नहीं लग पाई, देश के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया। और इसी वजह से आप जानते हैं कि 1991 के अंदर देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और हमें आईएमएफ के पास में लोन लेने जाना पड़ा था, सारा गोल्ड गिरवी रख करके। उस समय पर नरसिम्हा राव के द्वारा यह कदम उठाया गया, मजबूरी में उठाया गया कि हम अपने देश के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आप ग्लोबलाइजेशन लेकर के आए और विदेशों की कंपनी जो है वो हमारे देशों में निवेश करें, हमारे देश में निवेश करें, जिससे हमारे पास में एफआईआईज और एफडीआईज जो है वो आएंगे और देश के अंदर जो इकोनॉमी में एक बूस्ट मिलेगा। इससे पहले नेहरूवियन जो मॉडल था वही चल रहा था। देखिए 1991 तक, अब सोचिए इस बात को, 1991 में ये जो पीवी नरसिम्हा राव थे ये कांग्रेस के थे और इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो ये कांग्रेसी जो जहर है इनके द्वारा इस तरीका के जो मिथक हैं एक समाज को डेरोगेट करने के ये दिए गए। और आप जानते हैं कांग्रेस की, मैं जब कहता हूं ना जड़ में ही हिंदू विरोध है, तो आप जानते होंगे कि 9/11 के हमले, यानी कि वहां पर जो कसाब है उसके हाथ में कलाया दिखा करके उसे एक हिंदू यानी कि भगवा टेरर दिखाने की कोशिश की गई। उसकी बुक जो है वो बनाई गई और उसके अंदर कांग्रेस के जो नेता है उसके अवलोकन में गए और उसको जो है आरएसएस को, हिंदू समाज को जो है टेरर कहने का प्रयास किया। तो देखिए इनकी जड़ में ही ये सब कुछ है। और 1900 जैसे मैंने बताया 1991 के बाद के जो सुधार है ये हमारी मजबूरी थी और यही जो मजबूरी है, मैंने जैसा कि बताया कि यही जो मजबूरी है ये इसलिए थी क्योंकि अब कोई विकल्प नहीं बचे थे। समाजवाद दम तोड़ ही देता है एक समय के बाद में, क्योंकि समाजवाद के कोई पैर नहीं होते, समाजवाद का कोई मॉडल नहीं होता, ये पूरी तरीका से स्टेट होल्ड होता है। पूरी दुनिया में समाजवाद हारा है, याद रखना, ये जो साम्यवाद और समाजवाद है ना पूरी दुनिया में हारा है। चाइना में हारा था, इसीलिए उन्होंने 1979 में ही अपने दरवाजे खोल दिए थे। ये भारत में हारा है, ये पूरी दुनिया में हारा है, ये रूस में हारा है, ये कहीं चल ही नहीं सकता। समाजवाद एक जहर है। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके दुनिया को इससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गरीबी दे सकता है। एक और तो ये जो कांग्रेस जो है वो गरीबी हटाओ चला रही थी और दूसरी ओर गरीबी का प्रसार भी कर रही थी, क्योंकि समाजवाद गरीबी देगा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दे सकता। तो फ्रेंड्स यही था आज का जो मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया है। तो बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा। लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद।